तो मैं आपको बता रहा था लखनगिरी महाराज जी वो महाराज हैं जिन्होंने यहाँ आदिवासी क्षेत्र जो यात्रियों को लूट लेते थे और उनका सामान लूट लेते थे और कोई उनका आदर सत्कार नहीं करते थे जंगल में, और उन सब यात्रियों को, सभी गांव वालों को या कई आदिवासियों को धर्म से जोड़ने में और उनको सही मार्ग दिखाने में लखनगिरी जी महाराज ने बहुत अच्छा योगदान दिया। और आज परिस्थिति ये है कि जो लोग उस समय यात्रियों को लूटते थे, राहगीरों को लूटते थे, यात्रा मार्ग को में कष्ट उत्पन्न करते थे, आज सभी लोग यात्रियों की सेवा करने का प्रयास करते हैं और सभी लोग सुधर गए हैं। तो इस प्रकार से बड़ा योगदान रहा महाराज लखनगिरी जी का। तो लखनगिरी जी महाराज के आश्रम तक जाने के लिए सड़क मार्ग कहें कि क्या कहें, कच्चा रास्ता जो पैदल का रास्ता है वो रास्ता बंद है। इसके कारण से हम आज जलराशि की ओर बढ़ रहे हैं। अभी मैंने बताया वो रास्ते पर जल भरा है। हाँ, और अब मैंने आपको बताया जिस प्रकार से बोरखेड़ी गांव से आगे दो रास्ते जाते हैं, एक रास्ता थोड़ा छोटा है, एक रास्ता थोड़ा लंबा है। बोरखेड़ी से आगे बढ़ने के लिए हमने जो प्राचीन रास्ता है उसी को चुना है और प्राचीन रास्ते से में ही महाराज लखनगिरी जी का आश्रम आता है। दूसरा रास्ता बनाया गया है जो आसानी से चले जाए भगत, और कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ दादा गुरु ने पिछली बार लखनगिरी आश्रम पे शिव जी के शिवलिंग पर पैर रख दिया था, इसलिए उन जैसे और मतलब जिस प्रकार के लोगों को निकालने के लिए वो रास्ता इस साल सरकार ने बनाया है। तो हम प्राचीन रास्ते से ही आगे बढ़ रहे हैं और प्राचीन रास्ते में पानी भरा होने के कारण कुछ दूर के लिए हमें नाव का सहारा लेना पड़ा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जनजीवन, नाव के इस किनारे देख सकते हैं एक छोटा सा घर। इस प्रकार से इक्का दुक्का मकान ही इस क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। आगे आगे ये सूलपाड़ी झाड़ी के जो जंगल हैं इनमें निवासी बहुत कम हैं और कुछ आदिवासी लोग रहते हैं। तो उस प्रकार से यहाँ पे निर्जन सा क्षेत्र रहेगा। अगले 8-10 दिन हमारी यात्रा इसी निर्जन क्षेत्र में चलेगी। आज 14वां दिन हमारी यात्रा को है और आज 14वें दिन हम जा रहे हैं महाराज लखनगिरी जी के आगे पीछे चारों ओर हमारे जलराशि, पीछे आप देख सकते हैं सूर्य नारायण, पीछे विशाल जलराशि को छोड़कर हम आगे बढ़ते हुए, और आगे भी उतना ही जल है, पीछे भी उतना ही जल है और बिल्कुल जल के बीचों बीच हम इस समय यात्रा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सभी भगत जगत। नर्मदे आप देख सकते हैं किस प्रकार से किनारे पे जगह जगह मछुआरे जो हैं इन्होंने अपना काम कर रहे हैं मछलियां पकड़ने का। और आप आगे देख सकते हैं एक नीले जाल के ऊपर कुछ मछलियां सुखाई हुई हैं। देख सकते हैं सफ़ेद रंग की ये मछलियां इन्होंने छोटी छोटी पकड़ करके सुखा रखी हैं जाल के ऊपर। तो आप देख सकते हैं मछली का काम ये लोग छोटी छोटी नावों से किस प्रकार से ये नीले रंग के जाल और इस नीले रंग के जाल पर सूखती हुई सफ़ेद मछलियाँ। तो जब हम बोरखेड़ी से आगे जा रहे हैं तो 12 किलोमीटर के इस मार्ग में लखनगिरी आश्रम तक, वहाँ पे रास्ते में जगह जगह पे पहाड़ियों के किनारे पे और मछलियों को पकड़ने का कार्य मछुआरे लोग कर रहे हैं। पल पल बदलता मार्ग। नर्मदे हर, जय हो नर्मदा मैया। यही पे तो है। एक और मछुआरे की झोपड़ी, ये इस प्रकार से यहाँ मछलियाँ पकड़ते हैं। ऊपर मछलियों को मारकर उनको सुखा रहे हैं। ऊपर आप देख सकते हैं जाल बिछा हुआ है जिस पर कि मछलियाँ सुखाई गई हैं। छोटे छोटी मछलियाँ, झींगे जैसी मछलियाँ। धीरे धीरे हम बाबा लखनगिरी के आश्रम की ओर पहुँचते।
देख सकते हैं मछुआरे का परिवार, और इस प्रकार से ये लोग जाल डालकर यहाँ मछलियाँ पकड़ते हैं। धीरे धीरे हमारी नौका आगे बढ़ते हुए भोलेनाथ और माई नर्मदा की कृपा से नर्मदे यार म्हणून म्हणलं नदीच्या किनारे गेलो तर नदीच्या किनाऱ्याचा नजारा पाहायला भेटते म्हणून चांगला राहायचं आणि म्हणजे कैची झाडं आहेत सागवान नाही आहे हेच आहे म्हणून तर झाडपणी म्हणते काटेच आहे दुसरे ये 12 किलोमीटर की हमारी जल से यात्रा। ये यंत्र आप जो देख रहे हैं छोटा सा, ये जाल को समेटने के लिए चक्री जैसा यंत्र ये बनाते हैं और उसमें जाल को समेटा जाता है। जगह जगह इस प्रकार के यंत्र लगे हुए हैं। ये छोटी छोटी झोंपड़ियाँ जो मछुआरों ने बनाई हैं, और साथ में आप देख सकते हैं ये चक्र जैसी चीज़ घुमा करके जिससे कि जाल को समेटा जाता है। यहाँ पर भी जाल के बंधा हुआ है इसी से। तो पर यात्रीगण अपना अल्पाहार का आनंद करते हुए सब लोग खाते पीते आगे बढ़ रहे हैं। चने खाते हुए भाई, और इस प्रकार से नौका चलाने वाले भाई भी नौका चलाते हुए। लो बांटो महाराज बांटो, खोल लो इसको, खोल लो खोल लो इसको। पाव उसमें जो कुछ हो तो पाव कमंडल में से निकाल के ऐसे पकड़ के खोलो, ऐसे बोलो पाव उसमें कुछ होगा। ये सबको दो, भाइयों को दो, उनको दोनों को ऊपर। सुंदर पक्षी, काफ़ी संख्या में जलीय पक्षी भी इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। रंग बिरंगे सुंदर जलीय पक्षी माँ नर्मदा में निवास करते हैं। हजारों प्रकार के पक्षी माँ नर्मदा में शरण पाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं इस माँ नर्मदा के इकोसिस्टम में। महाराज जी बिस्किट डालते हुए, थैली मत डालना प्रभु, मछलियों के लिए चारा डालते हुए प्रभु। और इस प्रकार से आगे बढ़ती हमारी नाव। जय हर हर महादेव। ये एक और जाल समेटने का यंत्र। दाखव 2-4 दाणे। ऊपर सुंदर पहाड़ियाँ आप देख पा रहे हैं, हरी भरी सुंदर पहाड़ियाँ, लेकिन बहुत ही हार्ड, बहुत ही कटीले जंगल। सभी प्रकार के वन्य जीव, जलीय जीव यहाँ पाए जाते हैं। मगरमच्छ भी बहुत पाए जाते हैं। सामने देख रहे हैं जहाँ भी हैं मछुआरों की बस्तियाँ। सभी टापुओं पे या पहाड़ी किनारों पे आप देख सकते हैं मछुआरे मछलियां पकड़ने के लिए छोटी छोटी झोंपड़ियां और जाल लगाकर बैठे। सूर्य नारायण अपने तेजी पर आते हुए जगह जगह मछुआरे, उनके बच्चे, परिवार आप देख सकते हैं।
भाई ने एक बार के लिए नाव को किनारे लगाया है, देखते हैं क्यों लगाया है। क्या कर रहे हैं? जाल ले रहे हैं? बाथरूम को जाना है उसको। किसी भाई को इमरजेंसी लग गई है, लंबी ये बोट की यात्रा भी 1 घंटे से ज़्यादा की है। हमारी नाव एक बार के लिए टॉयलेट करने के लिए एक यात्री के रुकी है। लहर बनना शुरू हो गई, चौड़ाई आए ये आप देख सकते हैं मधुमक्खी का छत्ता। इधर नीचे ये कोने में। हाँ, मधुमक्खी के छत्ते लगे हुए हैं और पिछले 1 घंटे से हम चल रहे हैं, लेकिन अथाह जलराशि है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। और ये सुंदर दृश्य बाग बगीचे माँ नर्मदा के प्राकृतिक रूप से बहुत सारे टापू और ये अथाह जल सागर माँ नर्मदा के किनारे किनारे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और बाबा लखनगिरी के आश्रम की ओर 1 घंटे से अधिक हमें चले हुए हो गया है, लेकिन अभी तक भी हमारी नाव चलती जा रही है और इस जल की कोई सीमा हमें दिखाई नहीं दे रही है, न आगे न पीछे। हमें 1 घंटे से ऊपर हो चुका है यात्रा करते करते, लेकिन अभी तक हम 12 किलोमीटर यात्रा नहीं कर पाए हैं, क्योंकि नदी में बहुत ही धीमी गति से ये जो पेट्रोल से चलने वाली छोटी छोटी नावें हैं ये चल पाती हैं। ये नदी भी नहीं, डैम का पानी रोका हुआ है बहुत बड़े क्षेत्र में। एक बार पीछे भी अथाह जल राशि है, आगे भी चारों ओर जल ही जल। अब आगे चलकर थोड़ी दूर पर बता रहे हैं नाव वाले भाई कि आश्रम आने वाला है लखनगिरी बाबा का, जिनके कारण कि आज सभी आदिवासियों ने लूटने का काम छोड़ करके यात्रियों की सेवा का कार्य करना आरंभ कर दिया है। हमारी ये 12 किलोमीटर की नौका से धीमी गति से यात्रा अब धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही है। 1 घंटे से ज़्यादा समय हमें चले हुए हो चुका है। आप देख सकते हैं कितने सुंदर प्राकृतिक दृश्य, जलीय पक्षी और माँ नर्मदा के सुंदर किनारे पे ये डैम, जिसके किनारे किनारे चलकर हम बाबा लखनगिरी आश्रम बोरखेड़ी से लेकर और बाबा लखनगिरी आश्रम तक जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस छोटी सी पहाड़ी पर पंछी बैठे हुए हैं। जूम करके आपको दिखाऊं, पहाड़ी पर ये पंछी बीच में टापू पर बैठे हुए हैं। पीछे सूर्य नारायण धीरे धीरे प्रचंड होते हुए और इस छोटी सी नाव में अब हम धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर आज लखनगिरी आश्रम माँ नर्मदा की परिक्रमा के 14वें दिन हम पहुंचने वाले हैं दोपहर से पहले। इसके बाद माँ नर्मदा की आगे की परिक्रमा हम प्रारंभ करेंगे। 13 नवंबर को ओमकारेश्वर से हमने जो परिक्रमा प्रारंभ की, उसके 14वें दिन आज हमें जंगल का जो मार्ग है वो ज़्यादा पानी भरे होने के कारण, बंद होने के कारण हमें किनारे किनारे नौका से ये 12 किलोमीटर पूरे करने पड़े हैं, बोरखेड़ी से और बाबा लखनगिरी के आश्रम तक।
किनारे किनारे से ये नाव हमें आश्रम की ओर लेकर जाते हुए, जिस ओर भी नज़र जाती है, जिस ओर भी दृष्टि जाती है, उसी ओर यहाँ पानी ही पानी। कहते हैं प्राचीन मार्ग यही था, इस डैम के बनने से पहले प्राचीन मार्ग यहीं से होकर जाता था। बोरखेड़ी से और लखनगिरी आश्रम तक 1.5 घंटे तक नाव की यात्रा करने के बाद अब हम धीरे धीरे अपने लक्ष्य के स्थान पर बाबा लखनगिरी के आश्रम के पास में बोट से उतरने वाले हैं। ये जो आप सामने लाल बोट देख रहे हैं, इसी के आसपास कहीं किनारे पे ये बोट हमें उतारेगी। कुल समय जो हमें ये 12 किलोमीटर तय करने में लगा, ये लगभग 1.5 घंटे का समय हमें लगा है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से हाथ से चलने वाली नाव से भी मछुआरे यहाँ मछलियाँ पकड़ते हैं। हम पहुँच चुके हैं लखनगिरी आश्रम के बिल्कुल पास में। आप सामने पहाड़ी पर मंदिर देख सकते हैं और हमारी नाव अब सामने दिख रहे बाबा लखनगिरी के आश्रम की ओर बढ़ रही है। शीघ्र ही हम किनारे पे पहुंच जाएंगे। आप देख सकते हैं लखनगिरी महाराज जिन्होंने की जीवित समाधि ली थी, और उन्हीं के कारण आज सभी आदिवासी लूटमार का कार्य छोड़कर तीर्थयात्रियों की प्रति सेवा भाव रखते हैं और किसी प्रकार की लूटपाट अब इस शूल पानी के जंगल में आदिवासियों द्वारा नहीं की जाती। ये चमत्कार है बाबा लखनगिरी महाराज का, जिनके कारण ये संभव हो पाया। नहीं, प्राचीन काल में सब कुछ लूट लेते थे या शूल पानी के जंगलों में जो आदिवासी लोग थे। बाबा लखनगिरी का आश्रम आप देख सकते हैं। यहाँ आने का पैदल मार्ग बंद होने के कारण बोरखेड़ी से हम 12 किलोमीटर अब नाव से पहुँचे हैं। और ये आप देख सकते हैं हम धीरे धीरे बाबा लखनगिरी के आश्रम के किनारे की ओर पहुँच रहे हैं। और यहाँ से आगे भी अब हमें जंगल का मार्ग ही तय करना है। इन जंगलों से होकर ही हम गुजरात पहुँचेंगे, महाराष्ट्र होते हुए मध्य प्रदेश से। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से सामने बाबा लखनगिरी का आश्रम, इस जंगल के बीचों बीच शूल पानी झाड़ी का ये जंगल। और इन्हीं बाबा के कारण आज आदिवासी लोगों को सभ्यता, संस्कार और सनातन से जोड़ना ये सब संभव हो पाया। आप देख सकते हैं ऊपर पहाड़ी पर पहले से पहुँचे हुए श्रद्धालुगण मंदिर के दर्शन करके आते हुए, और नीचे ये आश्रम सामने आप देख सकते हैं। यहीं के किनारे की ओर हमारी नाव जाते हुए, और यही आज 1.5 घंटे की यात्रा के बाद हम अपने बाबा लखनगिरी के आश्रम में पहुंच रहे हैं। और ये यात्रा हमारी यहाँ बाबा लखनगिरी आश्रम के तट पर पूर्ण होते हुए नाव की यात्रा। ऊपर आप देख सकते हैं सुंदर मंदिर, इधर आश्रम, और ये लोग, ये यात्री जो पैदल आ रहे हैं वो बाबा लखनगिरी के आश्रम में पहुंचते हुए। और धीरे धीरे अब हमारी नाव तट पर लगते हुए, और सभी यात्रीगण अब उतरेंगे। को पहले बांधने दो भाई, बिल का बैलेंस बन जा दो, अब तो नाव खड़ी रहेगी। और ये नाव वाला हमें छोड़कर वापस जाते हुए जहाँ से हमको ये लेकर आया वहीं ये 12 किलोमीटर अब वापस जाएगा। इस प्रकार से हमारी नौका यात्रा यहाँ पूर्ण होती है। आज हमारी माँ नर्मदा की परिक्रमा का 14वां दिन। 13 नवंबर को जो माँ नर्मदा की परिक्रमा हमने ओमकारेश्वर से संकल्प के साथ आरंभ की थी, वो परिक्रमा आज 14वें दिन शूल पानी के जंगलों से आप देख रहे हैं। आज हमारा 14वां दिन, और आज हम यहीं पे विश्राम करेंगे। शाम का समय आप देख सकते हैं परिंदे जो हैं वो घर की ओर लौटते हुए, और ये कुछ जलीय पक्षी और इस प्रकार के पक्षी माँ नर्मदा के किनारे। और ये एक आदिवासी गांव जो कि महाराष्ट्र के
नंदुरबार ज़िले में स्थित है और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बड़वानी ज़िले की जो सीमा है वहाँ से आप ये दृश्य देख रहे हैं। मेरे दाईं ओर माँ नर्मदा हैं पीछे, पहाड़ियों के पीछे, और ये जो माँ नर्मदा के साइड में निकले हुए बहुत से जलमार्ग हैं, उन्हीं जलमार्गों से होते हुए आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं। और सूलपानी के जंगलों के ये सुंदर दृश्य प्रकृति से भरपूर, देखने में अत्यंत सुंदर लेकिन जीवन अत्यंत कठोर। और कुछ वनस्पति जो जिस प्रकार की इस प्रदेश में होती है वो आप देख पा रहे हैं। ये अंजन के पेड़, जो ये सीधे खड़े पेड़ हैं, ये अंजन के पेड़ कहलाते हैं। और पीछे आगे आप चारों तरफ देख सकते हैं प्रकृति से भरपूर ये क्षेत्र, लेकिन उतनी ही मात्रा में यहाँ पे कटीली झाड़ियाँ भी हैं। शूलपानी के झाड़ियाँ अपने कठोर स्वभाव के कारण, शूलपानी झाड़ी के जो जंगल हैं अपने कठोर स्वभाव के कारण जाने जाते हैं। आप मेरे बाईं ओर देख सकते हैं एक नदी, और जो छोटी सी नदी है, एक पहाड़ी नाला है, वो जा कर के वो भी माँ नर्मदा में मिलता है। माँ नर्मदा में सैकड़ों ऐसे नाले और नदियाँ मिलती हैं समुद्र में गिरने से पहले, तो उन्हीं में से एक नीचे आप नदी देख सकते हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, जो कि आ रही है मेरे बाईं ओर से और मेरे दाईं ओर जा कर के नर्मदा में ये नदी विलीन हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं आज जो हमारा रुकने का स्थान है, वो रुकने का स्थान भी आपको मैं दिखाता हूँ। रुकने का स्थान एक कुटिया है, जिस कुटिया में हम बहुत से परिक्रमावासी अपना डेरा जमाए हुए हैं। और यात्रा में इस जंगल में लेटने की जगह मिल पाना भी एक कठिन बात होती है। बहुत ही आदिवासी क्षेत्र, महाराष्ट्र का नंदुरबार ज़िला और मध्य प्रदेश के बड़वानी ज़िले की सीमा का क्षेत्र। इस समय हम नदी पार कर, नदी नहीं कह सकते, लेकिन एक पहाड़ी नाला पार करके, एक जलमार्ग को पार करके यहाँ पे पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं नीचे पानी बहते हुए, नदी में पक्षी, पानी के जो जलीय पक्षी हैं वो पहाड़ियों पर गायें अपना चरती हुई, और ये आदिवासी जनजीवन आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं छोटे बड़े टीले। सामने जो आप देख रहे हैं ऊंची पहाड़ियाँ, इन्हें खप्पर माल की पहाड़ियाँ कहा जाता है, जिन्हें कि हमें अब आगे पार करना है। तो आप देख सकते हैं साइड में एक तरफ किस प्रकार से दूर दूर बने हुए आदिवासी लोगों के घर, और इन घरों में यहाँ पहाड़ियों पर दूर दूर बहुत कम आबादी है, और दूर दूर यहाँ आदिवासी लोग थोड़ी थोड़ी ज़मीन को सीधा करके अपने मकान बना लेते हैं। तो इस प्रकार से नीचे आपको सामने जो आप देख रहे हैं खप्पर माल के पहाड़ हैं, और कल से हमें इनको पार करने के लिए आगे बढ़ना है। और नीचे आप देख सकते हैं जो आश्रम व्यवस्था है वो किस प्रकार की है। एक छोटी सी कुटिया में किसी के घर के पीछे एक चद्दरें लगाकर आश्रम की व्यवस्था की गई है। आज रात को यहीं पे हमारा रुकना होगा। आप देख सकते हैं चारों तरफ शूलपानी की झाड़ियाँ, जंगल, और ये शूलपानी जंगल के सुंदर दृश्य। लेकिन जितने सुंदर ये शूलपानी की झाड़ियाँ दिखती हैं, उतना ही कठोर जीवन इन झाड़ियों में रहने वाले लोगों का यहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं हमारी माँ नर्मदा की परिक्रमा का ये 14वां दिन, और आज का रुकने का स्थान, और ये चारों तरफ का दृश्य शूलपानी के जंगल का। इन्हीं दृश्यों के साथ आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। शीघ्र ही मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए सभी भाइयों को नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।